वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे चेन्नई। 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के 11 तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज। ये प्रोजेक्ट रियासत के बुनियादी ढांचे को फरोग देने के साथ साथ तमिलनाडु और मुल्हका रियासतों में कनेक्टिविटी को बनाएंगे बेहतर। वज़ीर-ए-आज़म 2900 करोड़ रुपए से जायद के 5 प्रोजेक्ट कौम को करेंगे वक्फ। हुकूमत ने महंगाई रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम। गेहूं के बाद अब चीनी की बरामदात महदूद करने का किया फैसला। रवा माली साल में सिर्फ 1 करोड़ मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत। हुकूमत पहले ही खुर्दनी तेल की दरामदात पर ड्यूटी और सेस खत्म करने का ऐलान करके आम लोगों को दे चुकी है राहत। एनडीए हुकूमत की 8वीं सालगिरह की तकरीबात का खाका तैयार करने के लिए नई दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग जारी। मरकजी वज़रा के साथ इस मीटिंग में बीजेपी के सीनियर लीडरान कर रहे हैं शिरकत। एनआईए अदालत दहशतगर्दी की माली इआनत के मामले में मुजरिम करार दिए गए अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक की सजा पर आज सुनाएगी फैसला। अदालत पहले ही दहशतगर्द को रकम फराहम करने के एक मामले में यासीन को करार दे चुकी है कसूरवार। श्रीलंका में वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने मुल्क के नए वजीर खजाने के तौर पर उठाया हलफ। 6 हफ्तों में अबूरी बजट करेंगे पेश। बजट में 2 सालों के लिए इमदादी प्रोग्रामों और बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए फंड फराहम करने की है तवक्को। अमरीकी रियासत टेक्सास में मुसल्लह शख्स ने स्कूल में घुसकर 18 तालिब इल्मों समेत 21 अफराद का किया कत्ल। अमरीकी सदर का टेक्सास मामले पर कौम से खिताब। गन लॉबी पर तशवीश का इजहार। हफ्ते तक अमरीकी परचम रहेगा सरनेगू। लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी आज आईपीएल के एलिमिनेटर राउंड में होंगे आमने सामने। राजस्थान को शिकस्त देकर पहली बार आईपीएल खेलने वाली गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल में पहुंची। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 मई को 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के 11 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के लिए चेन्नई पहुंचेंगे। इन प्रोजेक्टों से रियासत के बुनियादी ढांचे में बेहतरी आएगी। तमिलनाडु और मुल्हका रियासतों में कनेक्टिविटी में भी बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का कल होगा ये चेन्नई का दौरा। वज़ीर आज़म 2900 करोड़ रुपए से जायद के 5 प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करेंगे। इन प्रोजेक्टों में 75 किलोमीटर तवील रेलवे ब्रॉडगेज की तब्दीली का मंसूबा भी शामिल होगा और रियासत में मदुरई और थेनी के दरमियान ट्रेन खदमात शुरू करने का भी मंसूबा शामिल है और साथ ही 11 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म 598 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा ताम्बरम और चेंगलपट्टू के दरमियान ये इफ्तिताह करेंगे और इसी के दरमियान 30 किलोमीटर तवील तीसरी लाइन का भी इफ्तिताह किया जाएगा, जो भीड़ को कम करने के लिए कॉरिडोर में मजीद मज़ाफ़ाती खदमात को चलाने की सहूलत फराहम करेगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काम करने के अंदाज की एक और मिसाल उस वक्त देखने को मिली। वज़ीर आज़म ने जब जापान के दौरे से वतन वापस आते ही काम शुरू कर दिया। आज वज़ीर आज़म की क़यादत में मरकजी काबीना की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना समेत तमाम मरकजी वज़रा शामिल हुए। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म जापान दौरे से आज सुबह तकरीबन 4 बजे दिल्ली पहुंचे और वतन लौटते ही सुबह वज़ीर आज़म ने काबीना की मीटिंग की सदारत की। इसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बिना थके बिना रुके का काम करते रहने के काम के तरीके के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के लखीम ज़िले में हुए दर्दनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट पैगाम में कहा कि ओडिशा के गंजम ज़िले में एक दर्दनाक हादसे की वजह से लोगों की जान जाने से मुझे काफ़ी दुख हुआ है। इस दुख की घड़ी में महलूकीन के अहले खाना के तई मेरी ताज़ियत। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। और महंगाई पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक और कदम उठाते हुए 1 जून से चीनी की बरामदात को महदूद ज़ुमरे में डाल दिया है और इसके तहत चीनी की 1 करोड़ मीट्रिक टन बरामदात की छूट दी जाएगी।
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ये पाबंदी खाम चीनी, रिफाइंड चीनी और उबली हुई चीनी पर नाफिज होगी और 31 अक्टूबर 2022 तक या किसी और हुक्म तक लागू होगी। खुराक और महकमा निज़ाम तकसीम ने मंगल को जारी एक रिलीज में कहा कि मुल्क में चीनी के सीजन 2021-22 के दौरान चीनी की दस्तयाबी और कीमत के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मरकजी हुकूमत ने 1 जून 2022 से अगले हुक्म तक चीनी की बरामदात को बाकायदा करने का फैसला किया है। आइए देखते हैं कि हुकूमत के फैसले पर खुराक के सेक्रेटरी का क्या बयान रहा। आपका जो निर्यात है चीनी का वो ऑल टाइम हाई होने वाला है और उसके बाद जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें शॉर्टेज होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने के उसके ज़्यादा भी एक्सपोर्ट हो और आपकी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि आपका वो लीन सीजन होता है, उस समय शुगर मार्केट में नहीं होती है अगर पिछली सीजन की शुगर आपने नहीं बचा के रखी है। तो ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है उसमें क्रशिंग शुरुआत होती है, वो मार्केट में आते आते दिसंबर एंड शुगर को हो जाता है। तो उस 2.5 महीने के लिए आपके पास हर साल किसी भी देश में जिसकी भी स्ट्रेटजी होती है उसके पास उस लीन सीजन के लिए स्टॉक होना चाहिए। खुर्दनी तेल की दरामदात पर भी कीमत में कमी की गई है। खुराक के सेक्रेटरी ने कहा कि इस फैसले से आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। हमारा ऑलमोस्ट 56% डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट के ऊपर है और उसमें इंपोर्ट में 3 मुख्य तेल हैं, एक पाम ऑयल है और सोयाबीन ऑयल है और सनफ्लावर ऑयल है। पाम ऑयल की सप्लाईज जो है वो बहुत इरेटिक रही हैं पिछले दिनों बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ सप्लाईज ड्यू टू डोमेस्टिक कंपल्शंस ऑफ सम कंट्रीज एंड देयर ड्यूटी was already reduced on the crude palm, and this has been done zero duty, zero agri cess both on soybean and sunflower up to 20 lakh metric ton per year. So this year 22-23 and then 23-24. और मोदी हुकूमत की 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्राम का खाका तैयार करने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में होने वाली मीटिंग का पहला इजलास खत्म हो गया है। दूसरे इजलास में मरकजी हुकूमत के कई सीनियर वुज़रा शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वुज़रा नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मुंडा, मुख्तार अब्बास नकवी, संजीव बालियान, किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रहलाद जोशी समेत कई वुज़रा से पार्टी सदर जेपी नड्डा बातचीत कर रहे हैं। पहले सेशन में बीजेपी के ओहदेदारों, मेंबरान पार्लियामेंट और वुज़रा के साथ बातचीत हुई जो बूथ सतह के काम में शामिल हैं। मोदी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर पार्टी 30 मई से 15 जून तक सेवा, सुशासन और गैर कल्याण के मौजू पर प्रोग्राम मुनक़िद करेगी। इजलास में आइंदा के प्रोग्राम का खाका भी तय किया जा रहा है। पार्टी गुज़िश्ता 8 साल की सियासी कामयाबियों को अवाम के सामने लेकर जाएगी। और तमिलनाडु में बीजेपी के लीडर बालचंद्रन को कत्ल कर दिया गया है। चेन्नई की चिंतादरपेट में 3 नामालूम हमलावरों ने उन्हें कत्ल कर दिया। बालाचंद्रन बीजेपी के सेंट्रल चेन्नई SC/ST विंग के सदर थे। चेन्नई पुलिस ने ये इत्तला दी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि ये कत्ल का मामला है। और कर्नाटक के मंगलुरु के मलाली जुमा मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर जैसा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पाया गया है, जिसके बाद मंगलुरु के इस मुकाम के करीब 26 मई की सुबह 8 बजे तक इबादतगाह से 500 मीटर के दायरे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी के पेश नज़र आसपास के इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।
Like some structures similar to temples were found, and there were like some issue created with them. Police and local revenue officials, they handled the situation, and on 23rd additional civil court, JMFC court has issued a temporary injunction to all the parties, especially to the president of the Jummah Masjid, and a lot of organization, they had given a lot of requests to district administration. Since the matter is sub judice and it has to be like inquired in the court itself, we went through a lot of documents also, and a lot of organization, they had submitted many memorandums to district administration. Today we called a cursory meeting of all the local revenue officials, Gram Panchayati officials, and the Waqf officers and endowment officer, state archaeological department, and with the senior officials from the police department and the revenue official. We conducted a cursory meeting, and even the masjid management committee, they have assured us they are like fighting that case in the court. और ज्ञानवापी मामले पर विश्व सनातन संघ ने मंगल को सिविल जज सीनियर डिवीज़न रवि कुमार दिवाकर की अदालत में अर्जी दाखिल की। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया कि ज्ञानवापी कैंपस में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगाते हुए इस जगह को इबादत के लिए हिंदुओं के हवाले किया जाए। अर्जी में हर रोज़ भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। बुध को होने वाली समाअत से पहले ही जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में मुंतकिल कर दिया, जिस पर अगली समाअत 30 मई को होगी। NIA की खुसूसी अदालत आज दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करने के मुकदमे में कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक को सजा सुना सकती है। इससे कबल अदालत ने यासीन मलिक को दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करने के मुकदमे में मुजरिम करार दिया था। NIA के खुसूसी जज प्रवीण सिंह ने इस साल मार्च में मुल्क और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत इल्जाम तय किए थे। और जम्मू कश्मीर के बारामूला के करेरी इलाके में नजीबात चौराहे पर दहशतगर्दों ने 7 पुलिस और फौज के साथ तसादुम शुरू हो गया है। इस तसादुम में फौज ने अब तक 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मार गिराया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वक़ूअ से काफ़ी मकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया है। आज मॉर्निंग से हम लोग पूरे कश्मीर में बहुत जगह मल्टीपल नाका लगा रखे थे। तो केरी एरिया में, जो कि गुलमर्ग के बहुत आसपास है, वहाँ पर पुलिस आर्मी के साथ एक चांस इनकाउंटर हुआ, जिसमें पाकिस्तानी जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट, हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए हैं। ये टेररिस्ट पिछले 3-4 महीना से इस एरिया में एक्टिव था। इसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पुलिसकर्मी साथी हमारे शहीद हो गए। हम लोग को दुख है। एक साल अभी तक में 22 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए। लास्ट पूरे एक साल में 21 मारा गया था। जब तक यहाँ पाकिस्तानी टेररिस्ट रहेंगे तब तक हमारे लड़के भी एक्टिव होते रहते हैं। इसलिए हम लोग का प्रायोरिटी है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट को टॉप प्रायोरिटी पर न्यूट्रलाइज करते रहें। और जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगाम के चादोरा में दहशतगर्दों के जरिए मारे गए राहुल भट्ट के कुनबे से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने मुतासिरा कुनबे को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। और कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मीडिया से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्होंने 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया। समर्थन सभी ने मुझको दिया है। सारी उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। और असम में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, लेकिन लोगों को सैलाब की सूरत हाल से निकलने में वक्त लग रहा है। सैलाब में अपना सब कुछ खो चुके लोग अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इस दौरान हुकूमत और इंतजामिया इमदादी कामों में मसरूफ हैं। असम के नागांव जिले में सैलाब की सूरत हाल कदरे ख़राब थी, क्योंकि दिमासा जिले में शदीद बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कोकेली नदी अपने खतरे के निशान और सैलाब की ऊंची सतह से काफ़ी ऊपर बह रही थी। इसकी वजह से 250 गांव मुतासिर हुए हैं। नगांव ज़िले में बाढ़ की स्थिति थोड़ी ख़राब थी।
चूँकि दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी भारी मात्रा में वर्षा हुई थी, उसके वजह से कोपिली नदी जो थी वो अपने डेंजर लेवल और हाई फ्लड लेवल के काफ़ी ऊपर बह रही थी। उसके कारण कानपुर सर्कल, रोहा सर्कल और नगाँव सर्कल, ये तीनों सर्कल अफेक्ट हुए थे। तीनों सर्कल मिला के 250 गाँव अफेक्ट हुए हैं, उसमें कुल मिला के 3 लाख पॉपुलेशन अफेक्ट हुआ है और अभी तक 6 डेथ्स रिपोर्ट किए गए हैं। उनके लिए हम एक्सग्रेशिया ऑलरेडी दे चुके हैं और इस पूरे फ्लड सिचुएशन में SDRF, NDRF, इंडियन आर्मी और भारतीय NF रेलवेज़ ने भी वो काफ़ी सहयोग दिया था। और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट अपने शराकतदारों और मुतादिद बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ मिलकर 17वें एशिया मीडिया समिट का इनेकाद कर रहा है। वर्चुअल तौर पर होने वाले इस 2 रोज़ा प्रोग्राम की मेज़बानी फिजी कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ब्रॉडकास्टरों को नशरियात और मालूमात के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करना है। कॉन्फ्रेंस से शर्क़ी वस्ता और शुमाली अमरीका के प्रोड्यूसर्स, मीडिया प्रोफेशनल्स ने शिरकत की। मुल्क में कोरोना के मामले में तेजी से कमी दर्ज की जा रही है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क भर में पिछले 24 घंटों में 2124 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 1977 मरीज इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.75% हो गई है। वहीं हफ्ते वाराना पॉजिटिविटी की शरह फिलहाल 0.49% है। यौमिया पॉजिटिविटी की शरह भी 0.46% दर्ज हुई है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 192 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायजा और निगरानी की जा रही है। आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियसस को दूसरी मुद्दत कार के लिए मुंतखब कर लिया गया है। आलमी सेहत तंजीम ने एक ट्वीट पैगाम में बताया कि तंजीम के रुकन ममालिक ने आइंदा 5 सालों की मुद्दत कार के लिए टेड्रोस को दोबारा मुंतखब किया है। अगली मुद्दत कार इस साल 16 अगस्त से शुरू होगी। जिनीवा में 75वें आलमी सेहत तंजीम इजलास के दौरान इसकी तस्दीक की गई है। काबिल जिक्र है कि डॉक्टर टेड्रोस को 2017 में आलमी सेहत तंजीम का डायरेक्टर जनरल मुंतखब किया गया था। डॉक्टर टेड्रोस ने दूसरी मुद्दत कार के लिए खिदमत का मौका दिए जाने पर रुकन ममालिक के तय शुक्रिया का इजहार किया। इस मौके पर टेड्रोस ने कहा कि तंजीम के अपने मकासद पर खरे उतरने, दुनिया को सेहतमंद और महफूज रखने और ज़रूरतमंदों की खिदमत के अहदाफ को मुकम्मल करने में वो सभी ममालिक के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए पाबंद अहद हैं। श्रीलंका के नए वजीर आज़म और वजीर ख़जाना रानिल विक्रमासिंघे ने कहा कि वो 6 हफ्तों के अंदर अबूरी बजट पेश करेंगे। बहरान से नबरदाज़मा श्रीलंका के लिए वजीर आज़म ने ढांचा जाती मंसूबों पर कटौती करने और 2 साला रिलीफ प्रोग्राम में फंड्स के फिर से इस्तेमाल करने का मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने मुल्क में बढ़ती 40% महंगाई से मुतनब्बे किया और कहा कि हुकूमत बदतरीन बहरान से निमटने के लिए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक नया वजीर खजाना मुकर्रर किया जाएगा जो कर्ज पैकेज के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के इदारे के साथ बातचीत की क़यादत करेगा। और पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने माजूल वजीर आज़म इमरान खान के नए इंतखाबात के मुतालबे वाले मुजाहरे पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी दारुल हुकूमत का मुहासरा करने और अपने मुतालबात तय करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि काबीना ने पाबंदी की मंजूरी दे दी है। हुकूमत की हिमायत करते हुए वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम लगाया कि एक पुलिस एहलकार को खान की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया। काबिल जिक्र बात यह है कि इमरान खान, जिन्हें गुज़िश्ता माह एतमाद के वोट में माजूल किया गया था, लोगों से बड़ी तादाद में एहतिजाज में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। और अमेरिका के टेक्सास के प्राइमरी स्कूल में एक बंदूक बरदार ने 18 बच्चों और 3 असातिज़ा का कत्ल कर दिया।
टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबार्ट ने बताया कि 18 साला बंदूक बरदार को भी हलाक कर दिया गया है। मारे गए तलबा दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास के थे और उनकी उम्र 7 से 10 साल के दरमियान थी। तकरीबन एक दहाई कबल कनेक्टिकट के न्यू टाउन में सैंडी बुक एलिमेंट्री स्कूल में हुए हमले के बाद अमेरिका के किसी स्कूल में गोलीबारी का ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक वाकया है। न्यूयॉर्क के बफेलो में एक सुपरमार्केट में एक मुसल्लह हमलावर के जरिए खरीदारी करने गए 10 सियाह फाम और मुलाजमीन के कत्ल के सिर्फ 10 दिन बाद ये दूसरा वाकया पेश आया है। वाक़े की वजूहात की फौरी तौर पर मालूमात नहीं मिली है, लेकिन गवर्नर ने हमलावर की पहचान सिल्वाडोर रामोस की शक्ल में की है। उन्होंने कहा कि वाक़े के आगे की जांच जारी है। स्कूल जिला पुलिस चीफ ने बताया कि हमलावर ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फायरिंग के इस वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि स्कूल का वाक़या काफ़ी दर्दनाक है। अमरीकी सदर ने हफ्ते के रोज़ ग़ुरूब आफ्ताब तिक्युलडे के रूप रॉब एलिमेंट्री स्कूल में इज्तिमाई फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वालों के एजाज़ में अमरीकी परचम सरनिगू रखने का हुक्म दिया है। Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies? It's a time to turn this pain into action for every parent, for every citizen in this country. We have to make it clear to every elected official in this country. It's time to act. It's time for those who obstruct or delay or block the common sense gun laws. We need to let you know that we will not forget. We can do so much more. We have to do more. यूक्रेन के मशरक़ी लुहानस्क और डोनेट्स्क के इलाकों में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। रूसी फ़ौज ने इन इलाकों पर कब्जा करके इन शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। यूक्रेन की फ़ौज ने कहा है कि रूसी फ़ौजियों ने दोनों इलाकों में हमलों के दौरान 14 शहरियों को हलाक और 15 को ज़ख्मी कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने मशरक़ी लुहानस्क और डोनेट्स्क के इलाकों में हमलों में हवाई जहाज़, मुतादिद रॉकेट लॉन्चर्स, तोपखाने, टैंक, मार्टर और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ताहम रूसी वजीर दिफा सरगई शोइगु ने कहा कि रूस जानबूझकर यूक्रेन में अपने हमलों को धीमा कर रहा है ताकि शहरियों को महफूज रास्ता फराहम किया जा सके। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु के बयान की मज़म्मत की है। रात गए अपने खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को इस झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि वो किस तरह पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि शोइगु का बयान बिल्कुल गैर हकीकी था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि शोइगु का ये बयान कीव की इस अंदाजे के बाद आया है जिसमें मॉस्को के 30,000 फौजियों के मरने और हज़ारों टैंकों और दीगर बख्तरबंद गाड़ियों के तबाह होने की बात कही गई है। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में कम से कम 21 अफराद मारे गए हैं। हलाक होने वालों में एक खातून भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक गैंग के मुश्तबा अफराद ने इन्फोर्समेंट ऑपरेशन में मज़ाहमत की और खुदकार हथियारों से पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुबैना तौर पर छापे में मारे गए दीगर अफराद में गैंग के मुश्तबा अरकान भी शामिल थे। एक पुलिस एहलकार समेत 7 दीगर जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। और खेल की खबरों में लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी की टीम आईपीएल 2022 में एलिमिनेटर राउंड में आमने सामने होगी। ये पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स और चौथे नंबर पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान करो या मरो का मुकाबला होगा। इस मैच में जो भी टीम हारेगी उसका आईपीएल का सफर अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा, जबकि जीतने वाली टीम को फाइनल में जाने के लिए एक और मैच खेलना और जीतना होगा। एलिमिनेटर तक पहुंचने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स पहली बार आईपीएल खेल रही है और अपने डेब्यू सीजन में ही टीम ने अच्छा मुजाहिरा किया है। इसके साथ ही आईपीएल के पिछले एडिशंस में आरसीबी टीम एलिमिनेटर मुकाबले खेलती रही है। आरसीबी एक बार फिर खिताब पर कब्जा नहीं कर पाई है। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश होगी कि ये मैच किसी भी कीमत पर वो जीतें। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।
शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। तमाम